हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऐसे करंट जो क्या हो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करें। ऐसे करंट जो टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं उसे ही कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो देखिए इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जो ये करंट है एक बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, टाइम के साथ अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, इसे ही कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे इस ग्राफ में भी देख सकते हैं करंट एक बार बढ़ा है, फिर घट गया नीचे, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। ओके, तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, करंट मस्ट चेंज इट्स डायरेक्शन periodically with time then current is known as AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। ऐसे करंट जो क्या हो अपने डायरेक्शन को समय समय पर चेंज करें उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इट्स मैग्नीट्यूड मे या मे नॉट बी चेंज, इसके मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ये फिक्स है। ओके, ये क्वेश्चन है क्या पूछा है, द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ विथ टाइम फॉर 4 टाइप ऑफ जनरेटर आर शोन इन फिगर। तो ईएमएफ का टाइम के साथ जनरेटर मतलब कि चेंज हो रहा है, ईएमएफ वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक, जो कि 4 तरह के जनरेटर में आपको दिखाया गया है। ठीक, विच एमंग देम कैन बी कॉल एसी, इसमें से किसको हम एसी कहेंगे। ठीक, तो आप देखिए ये जो पहला वाला ग्राफ है इसमें क्या है, ईएमएफ और टाइम के बीच ग्राफ है। इसमें क्या है, पहले एक बार जो करंट था पहले कम था, ठीक, नेगेटिव में था, फिर क्या बढ़ गया, फिर पॉजिटिव में चला गया, फिर घट है, फिर बढ़ा है। यहाँ भी क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको भी हम एसी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ भी देखिए करंट क्या है, एक बार ज़्यादा है, फिर क्या घट गए, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो इसको भी हम एसी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ भी देखिए करंट क्या था, पहले पॉजिटिव में था, फिर क्या घट के नेगेटिव में चला गया, तो यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको भी हम एसी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए करंट क्या है, पहले बढ़ा था, फिर क्या घट गया, पहले पॉजिटिव में था, फिर क्या होगा नेगेटिव में हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे एसी। तो ये सभी ग्राफ क्या है, एसी के दिखा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा सी। सभी क्या है, शो कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट को। जो एसी का ग्राफ होता है वो वेव लाइक होता है। देखिए वेव लाइक है, इसीलिए इसका जो करंट होता है वो क्या होता है, साइन सूडोल या कॉस सूडोल वेरी करता है। ठीक, तो करंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमेशा साइन के फॉर्म में इसका करंट वेरी करता है। ठीक, क्योंकि क्या है, ये वेव के फॉर्म में इसका करंट वेरी करता है, इसलिए जो करंट का वैल्यू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस के फॉर्म में भी वेरी कर सकता है। ऐसे ईएमएफ भी है, ईएमएफ भी क्या है, साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में वेरी कर सकता है। ऐसे ई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस के फॉर्म में भी वेरी कर सकता है। ओके, तो आपको हर जगह ऐसे ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ऐसे इक्वेशन आपको एसी में। ओके, अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या है, वेरी करता रहता है टाइम के साथ, इसलिए हम हमेशा करंट का एवरेज वैल्यू लेते हैं या आरएमएस वैल्यू निकालते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा यूज होता है आरएमएस वैल्यू। ठीक, करंट का जो आरएमएस वैल्यू है वही यूज होता है। ठीक, तो एसी करंट का वेरी करता है, इसलिए हम दोनों वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू भी और आरएमएस वैल्यू। सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है, आरएमएस वैल्यू। ओके, तो करंट का एवरेज लिखना है, आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई1 + I2 + I3 डॉट 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 अपॉन जितना नंबर ऑफ करंट। ओके, तो अभी एवरेज लिखना जानते हैं, इसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई एवरेज को लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रल आई डी टी अपॉन टी। ठीक, जहाँ लिमिट क्या हो 0 से टी रख सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्म है एवरेज करंट लिखने का। ओके, पर आपके क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे, आपके मेन क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, क्या इन फुल साइकिल एवरेज करंट इज 0। तो क्या है, जो फुल साइकिल होता है वहाँ एवरेज करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि क्या है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक फुल साइकिल हो गया ऐसे ना, तो फुल साइकिल में क्या होता है, एवरेज करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, तो एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव, तो I1 हो गया, माइनस I1 हो गया, तो ओवरऑल क्या होगा 0। ठीक, तो फॉर फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होती है, 0 होती है, ये याद कर। अब बात करते हैं फॉर हाफ साइकिल एवरेज करंट जो होता है। ठीक, तो आपके सिलेबस में केवल साइन के फॉर्म में वेरी कराता है। ठीक, आपके सिलेबस में साइन के फॉर्म में वेरी कराएगा, तो अब याद कर लीजिए, इस साइन के फॉर्म में वेरी करे करंट या ईएमएफ, तो साइन के फॉर्म में यदि करंट वेरी करे तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, 2I0 अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक, करंट आई एवरेज क्या हो जाएगा, 2I0 अपॉन पाई। यदि क्या है ईएमएफ जो है साइन साइड वेरी करता है, तो ई एवरेज क्या लिख देंगे, 2E0 अपॉन पाई। जहाँ E0 क्या है, सॉरी जहाँ I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक, पीक वैल्यू, जैसे ये देखिए इसका पीक हो गया ना, ये पीक वैल्यू करंट। ओके, जैसे ये सब पीक है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है, तो I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ईएमएफ क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, सॉरी E0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। ओके, तो आई एवरेज जब साइन के फॉर्म में वैरी करे तो क्या हो जाएगा, आई एवरेज 2I0 अपॉन पाई, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। साइन के फॉर्म में वैरी करे तो आई एवरेज क्या होगा, 2I0 अपॉन पाई, आपके सिलेबस में भी यही है लिखा है। ठीक, जब जो ईएमएफ है साइन के फॉर्म में वैरी करे तो आई एवरेज क्या होगा, 2E0 अपॉन पाई। ओके, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं गया है, पर बहुत सारे लोग इंटीग्रेशन करके भी दिखाते हैं क्वेश्चन, पर आप ये याद कर लीजिए सिंपल सा, आपके नीट में इतना सफिशियंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं आया आपके नीट में इससे क्वेश्चन। अब बात करते हैं आरएमएस स्पीड वैल्यू की ऑफ करंट की, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की बात करते हैं। तो जो आरएमएस इस वैल्यू है करंट का, इसी को ही ज़्यादा यूज किया जाता है। आप पूरे सर्किट में यही देखेंगे, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला ही करंट देखेंगे आप पूरे सर्किट में अपने। ठीक, तो अब बात करते हैं, यदि IRMS आपको लिखना होगा तो क्या करना होगा, हमेशा ऐसे उल्टा किया जाता है, पहले स्क्वायर करते हैं करंट का, फिर उसका मीन लेते हैं करंट का, फिर उसका रूट कर देते हैं। ठीक, तो पहले सभी करंट का स्क्वायर कीजिए, फिर सभी करंट का मीन लीजिए, फिर उसका क्या कर दीजिए, रूट ले लीजिए, यही क्या है IRMS वैल्यू मिल जाएगी करंट की। ओके, ऐसे अब आपको यदि लिखना होगा, यदि इंटीग्रेशन के फॉर्म में, तो IRMS जो होता है
आपने जो एवरेज करंट लिखा था ना आई एवरेज, तो आई एवरेज का स्क्वायर रूट कर दीजिए, वो भी आपको आई आर एम एस की वैल्यू दे देगा। ठीक, तो रेफरेंस लिख लीजिए। यदि आई आर एम एस लिखना है तो आपको क्या करना है, आई एवरेज स्क्वायर, आई एवरेज निकाल के उसका स्क्वायर करके रूट कर दीजिए, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आई आर एम एस मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर फुल साइकिल या हाफ साइकिल। यदि फुल साइकिल या हाफ साइकिल है तो यदि जो करंट है साइन के फॉर्म में वेरी कर रहा है और ईएमएफ जो है ये भी क्या है, साइन के फॉर्म में वेरी कर रहा है, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा। ठीक, तो आई आर एम एस क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू। यदि क्या है ईएमएफ जो है साइन के फॉर्म में वेरी कर रहा है तो ईएमएफ बाई क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई रूट टू हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है करंट का, ई नॉट क्या है, पीक वैल्यू है ईएमएफ का। ओके, आपके नीट 2020 का क्वेश्चन इसी बार का क्वेश्चन है, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स इन इक्वल टू। तो हमको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज पूछा है, क्या होगा, तो पीक वैल्यू यानी ई नॉट की वैल्यू पूछा है, तो ई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट ई आर एम एस लिख सकते हैं। ठीक, रूट टू ई आर एम एस, एक पहला यही ऑप्शन हो जाएगा, रूट टू टाइम द आर एम एस वैल्यू ऑफ सोर्स, तो ये आंसर हो जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन आता है इसी नीट में। ठीक, तो आपको पहली बार क्वेश्चन आया भी रूट मीन स्क्वायर करंट से, तो केवल यही क्वेश्चन आया अब तक। ओके, तो कितना ईजी है। अब देखिए आपने जितना चैप्टर पढ़ा सभी में अपने डीसी की वैल्यू निकाल देते हैं, डीसी की वैल्यू निकाल देते हैं। यदि अब हम बात करते हैं एसी में, एसी में प्योर रेजिस्टेंस लगा है केवल, एसी में जो सर्किट है उसमें केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा है, तो क्या होगा। ओके, तो इसके पहले जितना भी हम देखते थे डीसी देखते थे, अब हम पहली बार एसी देखेंगे, सभी के एसी में देखेंगे सभी को। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जब प्योर रेजिस्टेंस केवल लगा है, केवल रेजिस्टेंस प्योर लगा है, तो उस टाइम आपका मान लीजिए करंट क्या हो जाएगा। तो देखिए जो करंट है और पोटेंशियल है दोनों का फेज डिफरेंस सेम होगा, मतलब दोनों का करंट जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी होगा। ठीक, तो जब एसी है तो जिस डायरेक्शन में करंट चलेगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी चलेगा, इनके बीच फेज डिफरेंस जो होता है जीरो होता है। ठीक, जब प्योर रेजिस्टेंस लगा है तो इनके बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है। ठीक, जिसमें करंट चलेगा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी चलेगा। ठीक, तो नो फेज डिफरेंस इन आई एंड वी, आई और वी में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, यानी जो इक्वेशन इसका होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, वही पोटेंशियल का वी नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों का सेम इक्वेशन होगा। ठीक, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो आप एकदम सिंपल से लिखते थे, डीसी में वही लिख सकते हैं, आई बराबर वी बाई आर भी लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि दोनों का फेज सेम है, दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो आई बराबर वी बाई आर लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करते हैं फेज डायग्राम और वेव डायग्राम की। तो देखिए जो फेज डायग्राम है, जो करंट का फेज डायग्राम, जो जिस फेज में करंट है उसी फेज में पोटेंशियल है, तो दोनों का फेज ऐसे ही हो जाएगा। यदि एक्स और वाई के बीच आप कर्व खींचेंगे तो ऐसा बनेगा, फेज डायग्राम आपका ऐसा बनेगा, जिसमें करंट है उसी फेज में पोटेंशियल, यानी ऐसा बन जाएगा ग्राफ। ठीक, स्ट्रेट लाइन। अब बात करते हैं वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में करंट यदि ऐसे है, करंट भी क्या है वेव में है, तो वो भी उसी फेज में होगा, मतलब करंट जिस फेज में उसी फेज में पोटेंशियल भी होगा, बस इनका पीक वैल्यू में अंतर हो सकता है। यदि पीक वैल्यू इसकी ज़्यादा है, इसका कम हो सकता है। ठीक, पीक वैल्यू में अंतर हो सकता है, लेकिन क्या दोनों के सेम फेज होंगे। ओके, तो यानी वेव का डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। ओके, अब बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, यानी जब एसी से क्या है केवल सर्किट लगाया गया है, ये केवल ऑनली ऑन मतलब सॉरी यानी केवल कैपेसिटर लगाया गया है किसी एसी से। ठीक, तो किसी एसी करंट से जब क्या है केवल कैपेसिटर लगाया गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में याद कर लीजिए जो करंट होगा लीड करेगा बाई पाई बाई टू विथ वोल्टेज। तो करंट का जो फेज होगा पाई बाई टू यानी 90 डिग्री क्या होगा, पोटेंशियल से ऊपर होगा। ठीक, तो करंट का जो होगा लीड करेगा कितना, पाई बाई टू वोल्टेज, तो वोल्टेज से पाई बाई टू फेज में लीड करेगा करंट। ओके, तो सी से करंट याद करिए, सी से करंट, सी से जो सी से कैपेसिटर, सी से करंट क्या होगा लीड करेगा पाई बाई टू। ओके, लीड मतलब तो बढ़ेगा, मतलब बेसी होगा, करंट का फेज बेसी होगा पाई बाई टू। ओके, बस याद कर लीजिए। तो यानी यदि पोटेंशियल यदि है पोटेंशियल मान लीजिए इस फॉर्म में वेरी करेगा, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, तो करंट क्या होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 हो जाएगा, यानी 5/2 फेज बेसी होगा। ओके, यानी 90 डिग्री बेसी होगा इसका फेज। ओके, करंट का इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, सी से कैपेसिटर, सी से करंट क्या करेगा लीड करेगा पाई/2 फेज। ओके, अब बात करते हैं जो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस होगा वो जो एसी में जब सर्किट में जब रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आएगा, इसे ही कहते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, जो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, यानी जो है फ्रीक्वेंसी जो इसकी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहा है वेव उसी के फॉर्म में वेरी करता है। ठीक, तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, क्या होता है इसका रेजिस्टेंस। ठीक, कैपेसिटर में जो रेजिस्टेंस है इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं इसे XC से डिनोट करते हैं, बराबर क्या होता है 1/ωc होता है। ठीक, या इसको ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो 1/2πf × c, इसमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में वेरी करता है। ठीक, रेजिस्टेंस। ठीक, जहाँ ओमेगा के एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे ओमेगा को, और एफ को क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ओके, जहाँ सी क्या है कैपेसिटर है। ठीक, कैपेसिटर, तो फिर से याद करिए कैपेसिटिव रिएक्टेंट क्या होगा, XC बराबर 1/ωc या 1/2πf × c होगा। ठीक,
जहाँ ओमेगा क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब बात करते हैं इनके बीच ग्राफ। तो रिएक्टेंट मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा हाइपरबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे इसका रेजिस्टेंस घटेगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे करंट की बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी करंट की, तो क्या होगा, रिएक्टेंट की वैल्यू घटेगी, मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे करंट क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक, इसलिए आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं निकाल सकते करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्या है, करंट वेरी करता है। ठीक, या तो आप आईआरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं या पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, या तो आईआरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं या पीक वैल्यू। यहाँ पे याद कर लीजिए, जो यहाँ पे वैल्यू दिखाता है, ये जो वी की वैल्यू, ये क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू की बताती है। ओके, तो यहाँ पे यदि ये वैल्यू दे दे इसकी, तो ये क्या बताता है, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि वही कॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसी को हम कंसिडर कर सकते हैं आरएमएस को। इसीलिए यहाँ पे समझ लीजिए, यदि सर्किट में इसकी वैल्यू दे रहा है तो आपका आरएमएस वैल्यू दे रहा है। ये चीज़ याद कर लीजिए पहला चीज़। तो आईआरएमएस क्या लिख सकते हैं, वी आरएमएस अपॉन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी एक्सी हो जाएगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पे, यदि पीक वैल्यू की बात करें तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। ओके, तो सिंपल से याद कर लीजिए, आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन एक्सी, आई आर बराबर वी आरएमएस अपॉन एक्सी। ओके, और हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। तो फेजर डायग्राम कैसे लिखेंगे, एक्स और वाई के बीच कैसा ग्राफ बनेगा, इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। तो क्या जो करंट है, पोटेंशियल क्या होता है, जब क्या होता है, केवल रेजिस्टेंस होता है तो क्या होता है, तो जब केवल प्योर कैपेसिटर होता है तो क्या होता है, करंट क्या होता है, लीड करता है पाई फेज। ठीक, पाई बाई 2 फेज लीड करता है, 90 डिग्री क्या होगा, लीड करेगा, तो करंट क्या होगा, बेसी होगा। तो यहाँ होगा ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके, जब बात करते हैं इसमें वेव की डायग्राम में, तो वेव में भी क्या होगा, करंट क्या है, लीड करेगा, तो करंट क्या होगा, ऊपर से आएगा पाई बाई 2 फेज। ठीक, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, करंट का ग्राफ ऐसे जो था, पोटेंशियल ग्राफ जो था ऐसे था, पर ये जो करंट सॉरी ये पोटेंशियल है, ये भी का है, ये आई का है। ओके, तो ये क्या है, लीड कर रहा है, यहाँ ऊपर से जाएगा, 90 फेज क्या होगा, ऐसा ही होगा। ओके, तो नीट 2011 क्वेश्चन है, क्या है, इन एसी सर्किट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई बराबर ई नॉट रूट टू साइन 100t वोल्ट इज कनेक्ट टू अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड। तो एसी सर्किट दे दिया, यहाँ पे एसी करंट है। ठीक, जहाँ ईएमएफ की वैल्यू दे रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक, तो हमें बोल रहा है कि जिसको हम क्या किया, प्योर देख कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर, जिसकी वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोफैराड। इसमें क्या है, प्योर कैपेसिटर लगाया गया है। ओके, तो जो ईएमएफ है ये किससे केवल है, प्योर कैपेसिटर्स लगाया गया, केवल ईएमएफ कैपेसिटर है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी करंट की, ये पूछ रहा है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या वैल्यू क्या पता है, पीक वैल्यू पता है। ठीक, हमको यहाँ पे क्या पता है, पीक वैल्यू पता है, यहाँ आरएमएस की वैल्यू पता है नहीं, पीक की वैल्यू पता है। ठीक, तो पीक वैल्यू वाला ही निकालेंगे हम। तो पीक वैल्यू के लिए करंट की क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ करंट बराबर पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन एक्सी। ठीक, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंट हो जाएगा। ओके, इक्वल क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट ओमेगा सी ऊपर चला जाएगा, तो आई नॉट बराबर वी नॉट इंटू ओमेगा सी। अब आई नॉट बराबर वी नॉट की वैल्यू कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये क्या बताते हैं, पीक वैल्यू आगे की। हमेशा ऐसे ही ना इक्वेशन लिखते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये आपको ओमेगा टी। ठीक, हमेशा ऐसे इक्वेशन बनता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ सब कंपेयर कर सकते हैं, ई नॉट क्या है, 200√2 है, 200√2 है, यहाँ ओमेगा क्या है, 100 है। ठीक, ओमेगा टी से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 100 है। ओके, और सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें कितना दिया, 1 माइक्रोफैराड, तो सी की वैल्यू कितना है, 1 × 10⁻⁶। ठीक, तो आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसे। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 जीरो यहाँ से ले लीजिए, 1 जीरो यहाँ से ले लीजिए, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ इधर हो जाएगा 20√2 बचेगा। तो बस हम आंसर यही हो जाएगा 20√2। पर ये क्या है, आई नॉट की वैल्यू है, पर हमको आई आर एम एस की लिखना है, तो क्या हो जाएगा, √2 से डिवाइड कर देंगे। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई नॉट /√2 होता है, तो यहाँ क्या होगा, √2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर जो आएगा 20 × 10⁻³ यानी आंसर होगा 20 मिली एम्पियर। ओके, तो याद कर लीजिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट है, जब क्या है किसी एसी से क्या है प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, तो याद कर लीजिए, जब क्या हो प्योर इंडक्टर लगा होता है एसी से, तो उस टाइम जो करंट होता है वो क्या करता है, लैग करता है π/2 फेज। ओके, तो जब क्या है प्योर इंडक्टर होता है तो करंट क्या होता है, लैग करता है। ठीक, यहाँ याद कर लीजिए कि यहाँ पे करंट क्या होगा, लैग होगा, यहाँ पे कमी होगी करंट में, कितना π/2 फेज कमी आएगी। ठीक, तो करंट नहीं, करंट आई बराबर क्या होगा, लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2 फेज। तो करंट क्या होगा, लैग करेगा बिहाइंड किससे, वोल्टेज से, π/2 फेज। ओके, इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने जो वोल्टेज इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा है, इसका मतलब ऐसे वैरी कर रहा है वोल्टेज, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कैसे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा π/2 फेज। यहाँ क्या है, करंट लैग कर रहा है, इसलिए क्या आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 फेज। ओके, देखिए यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा किसका कराएगा, इंडक्टर कराएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यहाँ के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंट बोलेंगे। ओके, जो कि वैरी करेगा किसके फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा से वैरी करेगा। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी से वैरी करेगा ये भी।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है ये भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से वेरी करता है, यानी जब करंट की वैल्यू, करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये भी देखते हैं। ठीक, तो इसको हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, एक्सएल क्योंकि क्या है रिएक्टेंस के लिए, इसलिए एक्सएल लगाएंगे। ठीक, सॉरी इंडक्टर के लिए, तो इसलिए एक्सएल लिखेंगे, इसको क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एल लिखेंगे। ठीक, ओमेगा इंटू एल, तो एक्सएल वाला कहता है ओमेगा इंटू एल, जहाँ ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एल क्या है इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस भी इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो एक्सएल वाला क्या हो जाएगा 2πf इंटू एल, यहाँ इसको ओमेगा को लिख सकते हैं ना 2πf इंटू एल। ठीक, यहाँ पे याद कर लीजिए एक्सएल वाला क्या हो जाएगा 2πf इंटू एल, जहाँ एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, एल क्या है आपका इंडक्ट कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टर है। ओके, तो यहाँ आप देखिए जो है जो रिएक्टेंट इंडक्टिव रिएक्टेंट है इसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, यानी जब क्या है फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो क्या होगा इसका इंडक्टर यानी कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा, इंडक्शन का रिएक्टेंट बढ़ेगा। ओके, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। ओके, यानी इसके बीच कैसा ग्राफ बनेगा, एक्सएल बराबर मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंट और फ्रीक्वेंसी के बीच कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ओके, अब देखिए यहाँ भी क्या है करंट क्या वेरी कर रहा है। ठीक, करंट क्या वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस करंट नहीं निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं निकाल सकते करंट का। हमेशा या तो आईआरएमएस मिलेगा या पीक वैल्यू हमको मिलेगा करंट का, जब भी मिलेगा आईआरएमएस या तो पीक वैल्यू मिलेगा। ठीक, आईआरएमएस हमको लिखना होगा क्या होगा वीआरएमएस अपॉन एक्सएल। ठीक, एक्सएल क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंट है। ठीक, आईआरएमएस वीआरएमएस अपॉन एक्सएल, यहाँ जो वी की वैल्यू यही हमें बताता है आरएमएस की वैल्यू। ओके, अब बात करें पीक वैल्यू के लिए, तो आई नॉट बराबर वी नॉट, आई नॉट क्या पीक वैल्यू ऑफ करंट बराबर क्या हो जाए वी नॉट में पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, सही मतलब पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंट। ओके, आई नॉट बराबर क्या वी नॉट अपॉन एक्सएल, आई आर एम वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट जो करंट है जब प्योर इंडक्टर लगा है तो क्या होगा π/2 फेज लैग करेगा, मतलब कमी आएगी करंट में π/2। यदि हम फेजर डायग्राम देखें तो फेज डायग्राम कैसा होगा, एक्स और वाई के बीच ग्राफ बनता है फेज डायग्राम, तो ये पोटेंशियल ऐसा है तो करंट क्या होगा इससे π/2 फेज यानी 90 डिग्री क्या होगा लैग करेगा, मतलब पीछे होगा। ओके, अब बात करते हैं वेव डायग्राम, तो यदि मान लीजिए आपका पोटेंशियल ऐसा है वेव में, ठीक, तो करंट क्या होगा π/2 फेज लैग करेगा, यानी यहाँ से आएगा नीचे से बनेगा, तो क्या है π/2 फेज लैग करेगा करंट। ओके, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ आपके एनसीईआरटी में आपको ग्राफ को भी देखते चलना है। दे 2012 का क्वेश्चन है, क्या है एन अल्टरनेटिंग EMF E बराबर 10 sin 100 पाई टी माइनस π/3। ओके, इज अप्लाई अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर जिसकी वैल्यू दिया L बराबर 2π/h। तो इंडक्टर की वैल्यू दे दिया, यहाँ क्या है प्योर इंडक्टर लगाया गया EMF के साथ। ठीक, अल्टरनेटिंग EMF के साथ प्योर इंडक्टर लगाया गया है, ये बोला। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन बताना है कैसा होगा। अब हमको EMF का एक्सप्रेशन दिया है, हमको करंट का एक्सप्रेशन पूछा है, अल्टरनेटिंग करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक, तो आपको पहले क्या होगा यहाँ पे करंट का निकालने के लिए करंट की पीक वैल्यू रखनी होगी। ओके, करंट का इक्वेशन लिखने के लिए हमको करंट की पीक वैल्यू निकालनी होगी, तो करंट का पीक वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा आई नॉट वी नॉट अपना एक्सएल हो जाएगा। ठीक, जहाँ वी नॉट की वैल्यू कितना है यहाँ से आप देख सकते हैं, पीक वैल्यू का पोटेंशियल कितना है वी नॉट, अभी वी नॉट ही रहने देते हैं, और एक्सएल क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं। ठीक, बस वैल्यू रखिए, अब आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा वी नॉट की वैल्यू कितने हैं पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या EMF कितनी है 100 है। ठीक, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है यहाँ से देख सकते हैं कितना है 100 है, ओमेगा पाई मतलब 100 पाई है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई है। ठीक, और एल की वैल्यू कितनी है 2/पाई है। ओके, एल की वैल्यू कितनी है 2/पाई, एक पाई से यहाँ पाई खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो गया, यानी 1/2 आ गया, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5। तो पीक वैल्यू कितना आ गया 0.5। तो देखिए ये तीनों में आपको 0.5 दे दिया है पीक वैल्यू की। अब यहाँ पे हमको फेज डिफरेंस भी देखना होगा। ठीक, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा ये भी देखना होगा। तो आपको पता होगा कि जब क्या है प्योर इंडक्टर लगा होता है तो जो करंट होता है वो क्या होता है π/2 फेज क्या होता है लैग करता है, करंट क्या करता है π/2 फेज पोटेंशियल से लैग करता है, तो यहाँ कमी आएगी करंट में, तो π/2 फेज क्या होगा लैग करेगा। तो पहले कितना पाई था -π/3 था, पहले अब फेज डिफरेंस लिख लेते हैं, तो पहले क्या था -π/3 था, बाद में कितना उसमें कमी आ गई -π/2 कमी आ गई, पहले π/3 था बाद में -π/2 हो जाएगा कमी आ गई, तो आपको जो फेज डिफरेंस आएगा क्या आएगा -π/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो π/6, तो आंसर हमारा एक ही दिया है π/6, आंसर ये मार्क आप चली आ गई। ओके, अब बात करते हैं सीरीज RC सर्किट, यानी जब हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगाए हैं सीरीज में। ठीक, AC सोर्स के साथ, AC यानी करंट के साथ हम दोनों लगाए हैं रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों लगाए हैं, तो उस टाइम क्या होगा देखिए आपने देखा हो जब प्योर रेजिस्टेंस होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है जब प्योर रेजिस्टेंस लगा होता है यानी जो करंट होता है वो पोटेंशियल करंट और पोटेंशियल क्या होता है सेम फेज में होता है। ठीक, दोनों के बीच फेज क्या होता है सेम होता है। ठीक,
और जब क्या है कैपेसिटर लगा होता है तो करंट क्या होता है, लीड करता है, ठीक, यानी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, लीड करती है π/2 फेज, जब प्योर क्या है कैपेसिटर लगा है, ठीक। लेकिन इसमें जब दोनों लगा देते हैं तो यानी देखिए पहले रेजिस्टेंस को हम उसी की फॉर्म लिखेंगे, करंट के फॉर्म में, कि करंट यानी जो रेजिस्टेंस का है जो पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा, करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक, क्योंकि क्या है करंट के फॉर्म में ही होता है, क्योंकि क्या जब रेजिस्टेंस होता है तो पोटेंशियल और करंट के बीच क्या फेज जीरो होता है, तो जिसमें करंट है उसी फेज में आप पोटेंशियल रेजिस्टेंस को लिख दीजिए, ठीक, रेजिस्टेंस वाले को पोटेंशियल को लिख दीजिए जिसमें करंट है। जब आपको ये कैपेसिटर वाला पोटेंशियल को लिखना होगा तो क्या होगा, π/2 फेज बढ़ा दीजिए, मतलब करंट से क्या है π/2 फेज, मतलब ये जो रेजिस्टेंस वाला है पोटेंशियल उससे π/2 फेज, अब मतलब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पोटेंशियल लिखना है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, करंट से π/2 फेज, मतलब ये तो लीड कर रहा है, पर पोटेंशियल के फॉर्म में बोलना हो तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से π/2 फेज ऐसे हो जाएगा नीचे, पोटेंशियल क्या होगा, लीड कर जाएगा इससे, पोटेंशियल की बात हो रही इसीलिए, ठीक, करंट उससे लैग कर रहा है पोटेंशियल से, तो इसके बीच कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ ना समझे तो बस इतना याद कर लीजिए, इसके बीच कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और जो नेट आएगा, अब देखिए ये इधर है और ये VR जो है इधर आ रहा है, ठीक, करंट के डायरेक्शन में, और जो है इससे पोटेंशियल VC जो है इससे π/2 फेज आ रहा है, तो जो नेट करंट आएगा दोनों के मॉड आएगा, ठीक, नेट करंट जो नेट पोटेंशियल आएगा, सॉरी जो नेट पोटेंशियल आएगा क्या आएगा, दोनों का मॉड आएगा, तो V नेट क्या आ जाएगा, √VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बात करेंगे जो नेट रेजिस्टेंस है वो भी ऐसे ही होगा, ठीक, ये क्या है, जो इधर VR है तो इधर के रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इधर ही होगा, यदि इधर VC है तो इधर मतलब इधर पोटेंशियल वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल, इसलिए इधर क्या होगा, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस भी होगा, रिएक्टेंस भी होगा, ठीक। तो इसके लिए भी हम रेजिस्टेंस के लिए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसको नेट इम्पीडेंस कहते हैं, यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस आता है उसको नेट इम्पीडेंस कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है Z/√R² प्लस XC का स्क्वायर होता है, ओके, जहाँ क्या इसका रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस का है रेजिस्टेंस, और ये जो XC क्या है, इंडेक्स मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, ओके, तो याद करिए Z क्या √R² प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो देखिए जब क्या होता है प्योर कैपेसिटर लगा होता था तो करंट क्या होता है, लीड करता था कितना, π/2 फेज, लेकिन जब दोनों लगा देंगे तो यहाँ पे क्या है कुछ एंगल होगा, ठीक, तो करंट क्या होगा, लीड करेगा बाई पाई फेज, तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा कितना, 5 फेज, ठीक, पोटेंशियल से कितना लीड करेगा, 5 फेज करेगा, ठीक, π/2 नहीं 5 फेज, यानी थीटा फेज यानी क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक, क्योंकि इसमें दोनों है, ठीक। अब बात करते हैं यानी इसका ग्राफ यदि ऐसा बनेगा पोटेंशियल वाली जैसे है, तो V0 sin ωt है, तो करंट क्या हो जाएगा, I0 sin ωt प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5, ठीक, 5 होगा, ओके, तो यहाँ पे 5 फेज होगा, मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक। अब बात करते हैं भाई एंगल निकालना हो, कितना एंगल वो लीड कर रहा है ये पूछ सकता है, यानी करंट कितना एंगल लीड करेगा, लीड ही करेगा क्योंकि क्या है कैपेसिटर है इसलिए लीड करेगा, तो कितना एंगल लीड कर सकता है, तो वही पूछेगा tan phi की वैल्यू, तो tan/5 बराबर क्या होगा, XC/XR हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं XC/XR, ओके, यहाँ से देख सकते हैं XC/XR मतलब Y/X लिखते हैं ना, tan थीटा बराबर Y/X, तो ये XC/XR हो जाएगा, ठीक, यहाँ XC क्या है, इंडेक्स सॉरी कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, और ये R का रेजिस्टेंस है, ओके। यहाँ इसको हम पोटेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, tan phi बराबर क्या लिख सकते हैं, VC/VR भी लिख सकते हैं, VC/VR, तो दोनों याद कर लीजिए, यदि कितना पूछे इनके फेज कितना है, इनके बीच का कितना फेज से करंट लीड करेगा ये भी पूछे तो क्या होगा, tan थीटा बराबर XC/XR या tan थीटा बराबर VC/VR भी लिख सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नेट करंट आएगा, हम इंस्टेंटेनियस करंट नहीं निकाल सकते, ठीक, क्योंकि करंट क्या वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, हम या तो IRMS निकालेंगे या तो पीक वैल्यू निकालेंगे, तो IRMS बराबर क्या लगेगा, IRMS बराबर VRMS/Z हो जाएगा, Z क्या है नेट इम्पीडेंस है, ओके, जहाँ I0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट लिखना है, तो पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपन नेट इम्पीडेंस हो जाएगा, ओके, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट सभी फॉर्म के याद कर लीजिए, या एक बार फिर से देख लीजिए, पोटेंशियल क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दोनों का होगा तो VR प्लस VC का स्क्वायर हो जाएगा, नेट इम्पीडेंस क्या होगा, दोनों का आएगा तो Z बराबर R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जो होगा यहाँ पे करंट क्या होगा, लीड करेगा पाई फेज, पाई की वैल्यू पूछे तो tan थीटा XC/XR या tan थीटा VC/VR, तो हमें याद कर लीजिए XC होगा कैपेसिटर का, फिर नीचे रेजिस्टेंस होगा, ओके। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट हम नहीं निकाल सकते हैं, IRMS निकाल सकते हैं या पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं सीरीज में L और R जोड़ा गया है, जब क्या है L और R सीरीज में जोड़ा गया है, मतलब इंडक्टर और रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है सीरीज में AC से, तो क्या होगा, तो उस टाइम भी यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, यहाँ पे जानते हैं कि जो पोटेंशियल यानी कि जब R लगाया केवल रेजिस्टेंस लगा होता है तो क्या होता है, करंट और पोटेंशियल क्या होता है, सेम फेज में होते हैं, ठीक, यानी जिस फेज में करंट है उसी फेज में क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक, तो जिस फेज में करंट है उसी फेज में पोटेंशियल होगा। अब बात करते हैं जब L लगा है तो जो होता है जो करंट होता है वो क्या करता है, लैग करता है, जब क्या होता है इंडक्टर लगा होता है प्योर तो क्या होता है, करंट क्या होता है, लैग करता है, तो यानी करंट क्या करेगा, यहाँ से लैग करेगा, इससे पोटेंशियल से क्या करेगा, करंट लैग कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ भी जो नेट करंट आएगा, नेट पोटेंशियल आएगा, क्या होगा, दोनों का आएगा, ठीक, दोनों का यानी क्या होगा, √VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, VL क्या है यहाँ पे जो है इंडक्टर का पोटेंशियल और VR क्या है
रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल। ओके, अब बात करते हैं यदि नेट इम्पीडेंस, यहाँ पे जो पूरा रेजिस्टेंस होगा उसको कहेंगे नेट इम्पीडेंस, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, अब बात करते हैं नेट इम्पीडेंस क्या होगा, दोनों का आएगा, आर के कारण भी और इंडक्टर कारण भी आएगा। तो नेट जेड क्या होगा, रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर लगा है तो करंट क्या होगा, लीड करेगा, मतलब कम कितना 5 फेज होगा, क्योंकि इनके बीच में अब क्या है दोनों लग गए हैं, इसलिए क्या होगा 5 फेज आएगा। ठीक, तो करंट लैग करेगा, मतलब करंट में कमी आएगी, करंट लैग बिहाइंड पोटेंशियल बाई 5 फेज। तो करंट में क्या आएगी, कमी आएगी, कितना 5 फेज। ठीक, 5 फेज होगी। ठीक, यानी यदि पोटेंशियल की वैल्यू ऐसी है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 हो जाएगी, क्योंकि क्या लैग कर रही है करंट, तो क्या इंडक्टर लगा इसलिए क्या करंट क्या होता है, लैग करता है, तो कितना 5 फेज। यदि मान लीजिए 5 की वैल्यू पूछ ले कि कितना 5 होगा, ठीक, तो tan 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सएल बाई एक्सआर कर लगा सकते हैं या वी एल बाई वी आर लगा सकते हैं। ओके, तो tan थीटा बराबर क्या है, एक्सएल बाई एक्सआर, एक्सएल क्या है रिएक्टेंस है रेजिस्टेंस का, और क्या है रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं tan थीटा वी एल पोटेंशियल है इंडक्टर का, और ये क्या है, ये क्या है पोटेंशियल है रेजिस्टेंस का। ओके, तो हमेशा याद करिए एक्सएल बाई आर होगा। ठीक, एल बाई आर होता है, ऐसे याद कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या करंट वैरी कर रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियस करंट नहीं निकाल सकते, हमेशा जब भी निकालेंगे क्या निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे या पीक वैल्यू निकालेंगे। आरएमएस लिखना होगा क्या, लेकिन आरएमएस वी आरएमएस बाई जेड होगा। ठीक, जहाँ जेड क्या है नेट इम्पीडेंस है, जिसकी वैल्यू क्या होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर होती है। ठीक, जहाँ आई नॉट पीक वैल्यू लिखेंगे तो आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड हो जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट इससे याद कीजिए। देखिए अपने नीट 2011 क्वेश्चन है, क्या है, एक कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम्स एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 20 ओम एट 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। तो देखिए कॉइल में क्या रेजिस्टेंस भी लगाया गया और जिसका कितना वैल्यू है 30 ओम्स है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस भी लगाया गया है जिसकी वैल्यू कितना है 20 ओम्स है। तो दोनों रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर दोनों है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दो लिया है, दोनों की फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। ओके, दोनों 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी लगाए गए थे। इफ द एसी सोर्स 220 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ओके, यदि क्या इनको एक एसी सोर्स जो है उसके है 200 जिसकी पोटेंशियल है, ठीक 200 वोल्ट, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना 100 हर्ट्ज है, उससे लगा देते हैं, इज कनेक्ट अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी, तो करंट की वैल्यू पूछा है क्या होगा। ओके, तो आपसे जब भी बोले करंट की वैल्यू तो हमेशा याद कर लीजिए आईएलएमएस वो मांग रहा है। ठीक, मेन करंट वो आरएमएस की हम वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो आपसे क्या मांग रहा है, आई आरएमएस की वैल्यू मांग रहा है। तो देखिए पहले हम सबसे पहले नेट देखिए, दोनों का रिएक्टेंस दिया है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस आपको दे दिया है, इंडक्टर का और रेजिस्टेंस, दोनों का रेजिस्टेंस दिया है। तो अब हमेशा ऐसे लगा देंगे, अंडर रूट क्या होगा, अंडर रूट जेड का एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, पर ऐसा नहीं करेंगे, 20 यहाँ नहीं रखेंगे। ओके, ये इंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम है, तो यहाँ पे ये 20 नहीं होगा। बताइए कैसे, क्योंकि जो इंडक्टर होता है उसकी क्या होती है, मैंने बताया था ना, इंडक्टर क्या होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, इंडक्टर की वैल्यू चेंज होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और घटाने पे चेंज होती है, जबकि रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था फ्रीक्वेंसी की। ठीक, तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है इंडक्टर्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 100 हर्ट्ज कर दिया गया था, इन लोगों को जोड़ा कर गया था जब इनके फ्रीक्वेंसी कितनी थी 50 हर्ट्ज थी, लेकिन जब इनकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो क्या होगा ये पूछ रहा है ना। तो जब इनकी फ्रीक्वेंसी कितना 100 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर इसकी वैल्यू चेंज होगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर एक्सएल बराबर क्या था ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी 2 टाइम होगी, कितना था 100 थी, मतलब क्या थी यहाँ पे 50 थी, यहाँ पे क्या होगी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम हो गई, पोटेंशियल मेन सप्लाई क्या होगी 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हो गई। जब मेन सप्लाई 100 मतलब 2 टाइम हो गया, तो इसकी वैल्यू जो रिएक्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होगी 2 टाइम हो जाएगी। यहाँ यदि 20 वोल्ट है इसकी वैल्यू कितना होगी, क्योंकि एक्सएल बराबर क्या होता है प्रपोर्शनल किसके, यानी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है किसके प्रपोर्शनल होता है, इसके फ्रीक्वेंसी के। ठीक, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम की गई तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 टाइम, यानी 20 ओम से क्या हो जाएगा 40 ओम हो जाएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अब ये 40 रखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या रखेंगे 40 ओम रखेंगे। ठीक, यानी जो नेट इम्पीडेंस क्या होगा जेड वाई क्या होगा रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू अब रखेंगे 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, मतलब जेड की वैल्यू आ जाएगी 50। ओके, अब हमसे पूछ क्या रहा है, आई एन एस वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो आई एन एस क्या होता है वी आर एम एस बाई जेड। अब हमने बोला था आपको जो मेन सप्लाई होता है यही हमको क्या देता है वी आर एम एस की वैल्यू बताता है, जो मेन सप्लाई है। ठीक, तो मेन सप्लाई क्या होता है दिखा रहा है 200, तो आई एम एस क्या हो जाएगा 200, और जेड की वैल्यू हमने निकाला है 50, तो 200 बाई 50 यानी कितना हो गया हमारा 0.4 एम्पियर। आंसर कौन सा होगा सी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिए। ओके, अब बात करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में। ठीक, तो देखिए ये क्या है कि इसमें क्या है एल आर सी और तीनों हमने लगा दिया है सीरीज में। ठीक, एसी सोर्स है। ठीक, तो आपको पता होगा कि जिसमें करंट है, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी में क्या होगा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में क्या होता है करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। ठीक, तो जिसमें करंट है उसमें रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक, फिर क्या है कि जो कैपेसिटर है इससे क्या होता है, कैपेसिटर से मतलब कैपेसिटर के पोटेंशियल से क्या होता है,
कैपेसिटर पोटेंशियल से क्या होता है, करंट क्या होता है, लीड करता है, ठीक, लीड करता है करंट। तो यहाँ देख सकते हैं करंट क्या है, लीड कर रहा है यहाँ पे, ठीक। जबकि इंडक्टर वाले से क्या होता है, लैग करता है पोटेंशियल। इंडक्टर के पोटेंशियल क्या है, करंट क्या कहता है, लैग करता है। तो यहाँ देख सकते हैं करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ओके, π/2 फेज, ओके। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इन तीनों में, ठीक। तो यदि करंट क्या है, करंट जिसमें उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक, जिसमें पोटेंस कैपेसिटर है, वो क्या होगा, कैपेसिटर इससे क्या होगा, लीड, करंट क्या होगा, इससे लीड करेगा करंट कैपेसिटर से। और यहाँ पे देखिए इंडक्टर से क्या करेगा, लैग करेगा करंट। तो देखिए ये इंडक्टर है, इंडक्टर का पोटेंशियल इससे क्या होगा, लैग करेगा, पोटेंशियल से करंट लैग करेगा π/2 फेज। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ऐसे ही सेम इसके लिए भी ग्राफ बन जाएगा, आई इधर है, एक्सल इधर हो जाएगा, एक्स इधर हो जाएगा, ठीक। तो नेट क्या होगा, तीनों कराएगा। तो नेट जो रेजिस्टेंस पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल वो क्या होगा, रूट VL, देखिए VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट VL माइनस VT स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। नेट इम्पीडेंस की बात करें तो नेट इम्पीडेंस जो नेट रेजिस्टेंस इसको बताता है, नेट इम्पीडेंस, जो नेट इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, Z बराबर रूट XL माइनस XC हो जाएगा। XL ये क्या है, V इधर है, तो क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, यानी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों याद कर लीजिए आप, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस करंट निकाल नहीं सकते, ओके। हमेशा क्या निकालेंगे, IRMS वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। तो IRMS हो जाएगा, IRMS VRMS बाई Z हो जाएगा। Z क्या है, ये नेट इम्पीडेंस है। और I0 पीक वैल्यू लिखना तो I0 V0 बाई Z हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं फेज के बारे में, ठीक। तो फेज के बारे में पढ़ते हैं, आइए। तो पहला केस क्या है, जब क्या है, एक्सल यानी कि रिएक्टेंस बढ़ा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा है इंडक्टिव कैपेसिटर से, ठीक। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, ओके। यानी एक्सल की वैल्यू बढ़ा है एक्सी से, तो उस कंडीशन हम जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसके में से घटाएंगे। तो जो V नेट होगा क्या होगा, VL माइनस VT का स्क्वायर होगा, जो बढ़ा है उससे घटाएंगे, ओके। तो नेट करंट क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अंडर रूट VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, नेट इम्पीडेंस यानी Z बराबर क्या हो जाएगा, रूट XL माइनस XC हो जाएगा, क्योंकि XL ज़्यादा है तो XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कौन ज़्यादा है, XL ज़्यादा है, यानी करंट क्या करेगा, लैग करेगा, ठीक। XL की वैल्यू ज़्यादा है, करंट क्या होगा, लैग करेगा। तो करंट क्या होगा, लैग बाई 5 है, ठीक। यानी आपको पता होगा जब L बड़ा होता है, इंडक्टर की वैल्यू बड़ा होती है, तो करंट क्या होता है, लैग करता है। तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, वो भी कितना, 5 है, ठीक। अब बात करते हैं पोटेंशियल V0 साइन ओमेगा टी है, तो करंट क्या होगा, लैग कर रहा है, इसलिए क्या होगा, -5 हो जाएगा। I0 साइन ओमेगा टी -5 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं tan थीटा, ये 5 की वैल्यू पूछे, ठीक, कितने फेज से लैग कर रहा है करंट ये पूछे, तो tan 5 क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा, ओके। तो 5 क्या हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं XL माइनस XC और R के बीच ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ओके। यहाँ क्या है, फेज, यहाँ 5 है, कितना 5 होगा, tan 5 बराबर XL माइनस XC बाई R होगा, ओके। अब बात करते हैं यदि C की वैल्यू ज़्यादा है, इंडक्टिव कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सॉरी कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, ठीक। नहीं XC की वैल्यू ज़्यादा XL से, तो उस टाइम V नेट जो होगा VC माइनस VL का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो जो नेट होगा वो क्या होगा, VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक। तो नेट V क्या होगा, अंडर रूट VC माइनस VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा। नेट इम्पीडेंस क्या होगा, रूट XC माइनस XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए क्या है, ज़्यादा है, कैपेसिटर ज़्यादा है, तो करंट क्या होगा, लीड करेगा, ठीक। तो कैपेसिटर वैल्यू ज़्यादा है, इससे क्या होगा, करंट लीड बाई 5 फेज, करंट लीड करेगा 5 फेज। जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, V0 साइन ओमेगा टी होगा, जो करंट होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, इसलिए क्या होगा, 5 फेज ज़्यादा हो जाएगा करंट की वैल्यू। अब बात करते हैं tan थीटा क्या हो जाए, तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, XC माइनस XL हो जाएगी, क्योंकि क्या है XC ज़्यादा है, इसलिए क्या XC माइनस XL अपॉन R हो जाएगा, ठीक। तो tan 5 बराबर क्या हो जाए, पूछेगा यदि पूछे कि करंट कितना फेज से लीड कर रहा है, यानी कितना फेज पूछे इनके बीच, तो tan 5 बराबर क्या हो जाएगा, XC माइनस XL बाई R हो जाएगा, ठीक। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, करंट लीड कर रहा है, कितना 5 फेज, 5 की वैल्यू पूछे तो XC माइनस XL बाई R, ओके। अब बात करते हैं थर्ड केस, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब क्या XL बराबर XC से, जब XL XC दोनों इक्वल है, ठीक। तो जब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो क्या होगा, दोनों आपस में कट जाएगी, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए XL XC बराबर है, दोनों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो नेट वैल्यू क्या होगा, केवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा। तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो किसकी तरह वर्क करने लगेगा, केवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये किसकी तरह वर्क करने लगेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, यानी क्या होगी, खत्म हो गई। तो नेट जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, किसकी तरह पोटेंशियल होगा, जो नेट EMF लगा है उसके, जो सर्किट में जितने EMF है उसके बराबर हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, जितना EMF लगा है सर्किट में उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। बात करते हैं नेट इम्पीडेंस, तो नेट इम्पीडेंस क्या होगा, जितना रेजिस्टेंस है उसी के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा नेट इम्पीडेंस, ठीक। नेट पोटेंशियल क्या होगा, जितना EMF लगा है पोटेंशियल
सर्किट उतना ही हो जाएगा। नेट इंपीडेंस की बात करें, जो रेजिस्टेंस की इंपीडेंस है वही होगा, ठीक। अब बात करते हैं किसकी तरफ वर्क करने लगेगा, प्योर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने लगेगा। प्योर रेजिस्टेंस जब होता है तो क्या होता है, जो वी दोनों के फेज सेम होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, दोनों का फेज सेम होता है, तो फेज की डिफरेंस क्या हो जाएगा, उनके बीच जीरो हो जाएगा। इसमें करंट होगा उसी में पोटेंशियल होगा, इनके बीच का फेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये कैसा फ्रीक्वेंसी, इनकी जो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो यही कंडीशन है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होने का, ठीक। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ओके। तो ये तीनों फॉर्म इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ओके। इसमें आपको कुछ याद करना ही नहीं है, बस केवल जब जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी में से उसको घटा दीजिएगा, बस। उसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। ये करंट ज़्यादा, यदि कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है तो किसी तरह इसमें करंट क्या होगा, लीड करेगा। यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है इंडक्टर की, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। बस यही आपको याद करना है, ओके। टैन की वैल्यू आप जानते हैं, टैन यहाँ पे दोनों की वैल्यू होगी, क्या होता है टैन, टैन दोनों की वैल्यू होगी, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर हो जाएगा, ठीक। एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर होगा, आप जानते हैं, ओके। दे नीड टू रन 10 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 V2 आर 300 वोल्ट ईच, ठीक। देखिए ये एक सर्किट दिखाया गया है, इसमें ये V1 है, V2 है, V3 है, ठीक। ये बोला V1 और V2 का पोटेंशियल सेम बता रहा है, ठीक। ये गिवन सर्किट है जिसमें क्या V1 और V2 का पोटेंशियल 300 वोल्ट है ईच, दोनों का, ठीक। अब बोल रहा है दोनों, मतलब यहाँ इसका भी 300 है वोल्ट, इसका भी 300 वोल्ट है, ठीक। द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V3, रीडिंग क्या होगा वोल्ट मीटर ऑफ V3 का, और ए मीटर ए रिस्पेक्टली, यहाँ पे ए मीटर लगा ए, इस तीनों का रीडिंग क्या होगी, दोनों का V3 की रीडिंग और ए की रीडिंग क्या होगी, ठीक। अब देखिए क्या है, LCR मतलब तीनों है, LCR तीनों सर्किट है, ठीक, तीनों लगे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, L और C की वैल्यू इक्वल है, ठीक। जो L का पोटेंशियल है वही क्या है, R के पोटेंशियल के बराबर है। ये कौन सा हो गया कंडीशन, रेजोनेंस वाला कंडीशन हो गया, ठीक। जब R और C की वैल्यू इक्वल होती है तो जो होता है नेट पोटेंशियल होता है किसके कारण आता है, जितना जितना सर्किट में पोटेंशियल उसके कारण हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, जितना इसमें हमने सर्किट में लगाया उसी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो सर्किट में कितना पोटेंशियल लगा है, 220 वोल्ट लगा है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 220। तो 220 दो ऑप्शन है, एक ये है कि ये है, ठीक। तो या तो ये हो सकता है या तो ये। अब बात करते हैं एम्पियर की, तो V3 की वैल्यू क्या हो गई, 220 वोल्ट। अब बात करते हैं ए मीटर की, ए मीटर की वैल्यू क्या होगी, तो ए IRMS क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्योर रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे होगा प्योर रेजिस्टेंस। तो प्योर रेजिस्टेंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आई बराबर क्या होगा, V/R हो जाएगा। तो आई की वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक, एम्पियर की वैल्यू। तो V की वैल्यू जो है पूरा सर्किट में जितना पोटेंशियल है वो सर्किट में पोटेंशियल कितना 220 है, और जो ये इसका रेजिस्टेंस है वही होगा, ठीक। जब मैंने बोला था ना, जब VC और VR इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में जो इसका रेजिस्टेंस होगा वही नेट रेजिस्टेंस होगा, वही नेट इम्पीडेंस होगा। तो Z की वैल्यू यही होगी, R के बराबर होगी, ठीक। यानी कितना हो जाएगा 220/100, यानी आप कहेंगे एम्पियर कितना 2.2 एम्पियर। तो ए मीटर की वैल्यू की रीडिंग कितनी हो जाएगी 2.2 एम्पियर, और वोल्ट मीटर कितना है 220। आंसर क्या होगा B, ओके। The need to do हम 5 क्वेश्चन है, क्या है, इन अ सर्किट LCR आर कनेक्ट इन अ सीरीज विथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी F। द करंट लीड क्या करंट लीड कर रहा है द वोल्टेज बाई 45 डिग्री। यहाँ पर बोल रहा है करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहाँ क्या है, कौन सा सर्किट है, LCR सर्किट है, जिसमें क्या करंट लीड कर रहा है कितना 45 डिग्री है, ठीक। अब क्या है द वैल्यू ऑफ C, तो C की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे बोला है जो करंट लीड कर रहा है, यानी करंट लीड कर किस में करता है, जब क्या हो XC की वैल्यू ज़्यादा हो XL से, ये अलग कंडीशन हो गया, ठीक। क्योंकि क्या करेगा, करंट लीड कर रहा है कितना 45 डिग्री, यानी XC की वैल्यू ज़्यादा है XL से, ओके। यानी कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। कैपेसिटर रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, ओके। यानी जो आपका tan थीटा क्या होगा, XC माइनस XL बाई आर होगा, क्योंकि XC की वैल्यू ज़्यादा है तो XC माइनस XL बाई आर हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी इनके बीच का फेज कितना बोला है 45 डिग्री, तो tan 45 क्या हो जाएगा XC माइनस XL बाई आर हो जाएगा, ठीक। ये होता है फेज की वैल्यू क्या होती है tan थीटा और XC बाई XL, XC माइनस XL बाई आर हो जाएगा, ठीक। tan 40 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 हो गया, यानी क्या R बराबर क्या हो जाएगा XC माइनस XL हो जाएगा, ओके। तो R बराबर क्या हो जाएगा XC माइनस XL। यहाँ से आप XC की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ C की, तो XC हम इधर कर लेते हैं, तो XC बराबर क्या हो जाएगा, XL को इधर भेज देते हैं, XC बराबर R प्लस XL हो जाएगा, ठीक। तो XC बराबर क्या हो जाएगा R प्लस XL। जल्दी फ्रीक्वेंसी में इसकी वैल्यू रखिए, तो XC बराबर क्या होता है 1/2 पाई C होता है, 1/2 पाई FC होता है, ठीक। और जबकि इसकी वैल्यू XL की वैल्यू क्या होती है 2 पाई F इंटू L होती है, ठीक, प्लस R हो जाती है, ओके। इसी को अपॉन कर दीजिए, इसी को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि हमको C की वैल्यू निकालनी है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो C/2 पाई F इंटू C ऊपर आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 1 के अपॉन में आ जाएगा 1/2 पाई F L प्लस R हो जाएगा। अब इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक। तो ये वैल्यू अब नीचे भेजेंगे तो ओवरऑल आपकी आ जाएगी। देखिए मैं एक स्टेप और कर दूँ, आपको ना समझ आया तो देखिए इसको मैंने उल्टा किया है तो हो जाएगा, तो देखिए इसी को मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पाई F इंटू C, क्योंकि C की वैल्यू निकालना है, 2 पाई F इंटू C बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई F L प्लस R हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हम नीचे भेज देंगे, 2 पाई F को नीचे भेज देंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा
2πf इंटू 2πf प्लस आर हो जाएगा। ओके, आंसर कौन सा होगा हमारा ए। ओके, तो ईजी है। यहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू पढ़ना पड़ेगा कि कोई क्या लीड करा क्या नहीं, ना तो आपका आंसर गलत आ सकता है, यहाँ माइनस आने लगेगा। ठीक, तो हर चीज़ को आपको पढ़ना होगा ध्यान से, क्या लीड करा क्या लैग करा, ये चीज़ पढ़ना होगा। अब बात करते हैं पावर इन एसी सोर्स। तो एसी के लिए क्या होता है पावर की बात, यदि मान लीजिए पोटेंशियल क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और करंट क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव है, मतलब कुछ भी फेज बेसी या कम हो सकता है। ठीक, यदि ऐसे है करंट और पोटेंशियल, तो जो आपका एवरेज पावर आएगा, जो पावर एवरेज हम निकालेंगे वो क्या होगा, हाफ पी नॉट वी नॉट इंटू कॉस फाइव होगा। ठीक, तो एवरेज पावर क्या होगा हाफ, यदि पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा हाफ पी नॉट वी नॉट कॉस फाइव। ठीक, यदि इसको हम आर एम एस के फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, पी एवरेज क्या होगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव हो जाएगा। ओके, तो दोनों फॉर्म में याद कीजिए, यदि पावर एवरेज पावर पूछे तो क्या होगा हाफ पी नॉट वी नॉट कॉस फाइव, यदि पावर एवरेज यदि आर एम एस के फॉर्म में पूछे तो पी एवरेज क्या होगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। यहाँ कॉस फाइव है, यहाँ कॉस फाइव इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, तो कॉस फाइव क्या बोलते हैं पावर फैक्टर। ओके, जो पावर फैक्टर होता है इसको बोलते हैं कॉस फाइव। कॉस फाइव होता है क्या होता है आर बाई जेड। तो सिंपल याद कीजिए, यदि क्या रेजिस्टेंस इधर है, यदि मान लीजिए एक्सेल इससे कुछ फेस पे है, ठीक, इनके बीच क्या जेड है, तो आपका आ जाएगा, तो कॉस हम क्या लिख सकते हैं, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा आर और हाइपोटेनस क्या होगा जेड। ठीक, तो ऐसे हो जाएगा कॉस फाइव क्या होता है आर बाई जेड। तो याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये हर जगह यूज होगा, आपको कॉस फाइव की जरूरत पड़ेगी बार बार। तो कॉस फाइव क्या होता है आर बाई जेड, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ फाइव क्या है फेज डिफरेंस बिटवीन वी और आई, वी और बी के बीच, वी मतलब पोटेंशियल और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक, फाइव। अब बात करते हैं पावर फैक्टर फॉर डिफरेंस सर्किट। तो सभी के लिए हम पावर फैक्टर यानी कॉस फाइव की वैल्यू देख लेते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना। ठीक, अब पहले सबसे पहले बात करते हैं प्योर रेजिस्टेंस है, केवल रेजिस्टेंस लगा है प्योर, तो आपको पता होगा जब प्योर रेजिस्टेंस होता है तो आई और वी के बीच कैसा होता है फेज डिफरेंस जीरो होता है। ठीक, इनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है जीरो होता है, यानी जब फेज डिफरेंस क्या है जीरो, यानी कॉस फाइव की वैल्यू क्या हो गई वन हो गई। फेज डिफरेंस जीरो यानी कॉस फाइव की वैल्यू वन हो गई, यानी एवरेज पावर हम क्या लिख सकते हैं वी आर एस इंटू आई आर एस लिख सकते हैं। एवरेज पावर को हम लिख सकते हैं आई वी नॉट इंटू आई नॉट भी लिख सकते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर देख लीजिए, जब प्योर रेजिस्टेंस है तो करंट और पोटेंशियल के बीच फेज क्या होता है जीरो होता है, तो हम एवरेज पावर क्या लिखेंगे एवरेज पावर वी आर एस इंटू आई आर एस, या एवरेज पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ वी नॉट इंटू आई नॉट लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बात करते हैं प्योर एल है, जब प्योर एल लगाया गया है तो क्या होता है जो पावर जो क्या होता है करंट क्या होता है इससे फेज करंट क्या है पोटेंशियल लैग करता है ना पाई बाई टू फेज। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो जो एवरेज पावर होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है जीरो, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। तो इनकी जो प्योर रेजिस्टेंस लगाया गया है तो एवरेज पावर क्या होगा जीरो, तो पावर एकदम खर्च होगा ही नहीं। जब प्योर रेजिस्टेंस लगाया तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए। जब प्योर रेजिस्टेंस लगाया तो पावर क्या हो जाएगा जीरो। बात करते हैं प्योर सी लगाया, तो प्योर सी में भी क्या होता है करंट और पोटेंशियल के बीच कैसा फेज होता है 90 का होता है फेज, तो करंट और पोटेंशियल के बीच कैसा होता है फेज 90, ये जो एवरेज पावर है इसमें भी क्या हो जाता है जीरो। ठीक, तो एवरेज पावर की बात करें इंडक्टर की या कैपेसिटर, जब प्योर इंडक्टर लगाए प्योर कैपेसिटर लगाए तो एवरेज पावर दोनों में क्या आता है जीरो आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कीजिए। अब बात करते हैं जब एल और आर है, जब एल और आर लगाया गया है इसी से तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाइव क्या होता है आर बाई जेड होगा, क्योंकि इनके बीच क्या है फेज है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस फाइव क्या हो जाएगा आर बाई जेड होगा। ठीक, तो जब नेट इम्पीडेंस क्या होता है जब एक्स यानी इंडक्टर और रेजिस्टेंस लगे होता है तो नेट इम्पीडेंस क्या होता है जेड क्या होता है रूट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू यही रखनी है आपको। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, तो बस केवल यहाँ पे जेड की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, आर बाई जेड होगी, जेड की वैल्यू हर जगह चेंज होगी। अब इसके बाद ठीक है बात करते हैं यहाँ पे आप एवरेज पावर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एस बराबर आई एम एस इंटू आर बाई जेड लिख सकते हैं। ठीक, कॉस फाइव की वैल्यू क्या रख सकते हैं आर बाई जेड। ओके, यहाँ देखिए एवरेज पावर में ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस, आई आर एम एस को हम इसे भी लिख सकते हैं, आई आर एम एस को क्या लिखते हैं वी आर एम एस बाई जेड भी लिख सकते हैं। आई आर एम एस को क्या लिखा जा सकता है वी आर एम एस बाई जेड, आप जानते ही हैं ना आई आर एम एस बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर क्या होता है वी आर एम एस बाई जेड। ठीक, ये चीज़ हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे वी आर एम एस बाई जेड हो जाएगा इंटू आर बाई जेड। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो जो एवरेज पावर आएगा वो क्या हो जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर आर बाई जेड स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। जो एवरेज पावर आएगा वी आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी फॉर्म में आपके नीट में क्वेश्चन देता है, केवल यही फॉर्म बना के। ठीक, तो इसको आप याद कर लीजिए, सीधे से सभी में यही याद करना होगा आपको। तो जब यदि एल आर सर्किट है तो एवरेज पावर क्या होगा वी आर एम का स्क्वायर प्लस आर बाई जेड स्क्वायर होगा, जहाँ जेड की वैल्यू बस क्या होगी एक्सएल का स्क्वायर प्लस एक्सआर का स्क्वायर होगी। बात करते हैं एल सी वाला है, तो एल सी में भी एकदम सेम होगा। ठीक, इनके बीच क्या होगा कॉस फाइव क्या होगा आर बाई जेड होगा, और यहाँ भी जो पावर होगा ये सेम होगा वी आर एम का स्क्वायर इंटू आर बाई जेड होगा। तो यही फॉर्म में आपको देता है पावर पूछने के लिए।
क्योंकि ये फॉर्म आपको याद है तो आप वैल्यू सीधे से रख के ला सकते हैं। ओके तो इसी फॉर्म में आपको पूछता है नीट में, तो इस फॉर्म को आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस फॉर्म में आपको याद करना है। बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो यदि एल सी जब क्या है सी और आर सर्किट है, सी आर सर्किट है, यानी जब क्या है आर और सी सर्किट है, मैं गलती लिख दिया हूँ, आर और सी सर्किट है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, वही सेम पावर की वैल्यू होगी VRMS स्क्वायर आर अपॉन जेड स्क्वायर होगी। ठीक, सेम वैल्यू होगी, बस यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रखना है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर रखना है। ओके, इसी फॉर्म में आपको याद करना है पावर का फॉर्म। ओके, जब भी आपका LR हो, LC हो या LCR हो, तीनों में यही फॉर्म आपको याद करना है, बस जेड की वैल्यू चेंज करनी है। ठीक, अब बात करते हैं LCR है। LCR में क्या होगा, cos फाइव आर बाई जेड ही होगी। ठीक, बस यहाँ भी आपको एवरेज पावर यहाँ भी इसी फॉर्म में याद करना है। एवरेज पावर क्या होगा, VRMS स्क्वायर आर अपन जेड स्क्वायर। यदि इसी फॉर्म में आपको याद है तो आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपके नीट में इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन बना के देगा, इसी फॉर्म में जो एवरेज पावर होगा VRMS स्क्वायर आर अपन जेड स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी क्या होगा, जहाँ जेड की वैल्यू बस क्या हो जाएगी, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो बस जेड की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी। ठीक, तो आइए जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। जब प्योर रेजिस्टेंस है तो इनके बीच फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। करंट ऑफ पोटेंशियल बीच फेज डिफरेंस क्या है, 0 है। एंड जो पावर एवरेज का होगा VRMS इंटू RMS हो जाएगा, या पावर एवरेज को हम क्या लिख सकते हैं, I0 इंटू V0 लिख सकते हैं। ओके, ये क्या है, प्योर यदि रिएक्टेंट है, प्योर रिएक्टेंट लगा है तो क्या हो जाएगा, तो इनके बीच क्या होगा, फेज डिफरेंस 90, यानी जो एवरेज पावर होगा 0 होगा। जब प्योर कैपेसिटर है तो भी इनके बीच फेज डिफरेंस 90, एवरेज पावर 0 होगा। जब क्या LR सर्किट है तो जो इनके बीच क्या आर बाई जेड होगा, यानी अब इस फॉर्म में आपको याद करना है, जो एवरेज पावर होगा P एवरेज का होगा VRMS स्क्वायर इंटू आर अपन जेड स्क्वायर। ठीक, जहाँ जेड की वैल्यू क्या रखनी है आपको, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रखना है। ठीक, तो जेड वाला रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रखना है। ठीक, ये क्या है, RC सर्किट है। RC सर्किट है तो जो एवरेज पावर होगा एकदम सेम, एवरेज पावर क्या होगा भाई, क्या होगा VRMS स्क्वायर आर अपन जेड स्क्वायर रखना है। ठीक, यही है फॉर्म में आपको याद करना है, इसी फॉर्म में। ठीक, जहाँ बस जेड की वैल्यू क्या रखनी है, एक्सी का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर रखना है। ओके, जब LCR सर्किट है सेम वही होगा, cos फाइव क्या आर बाई जेड होगा, और एवरेज पावर क्या रखना है, VRMS स्क्वायर प्लस आर अपॉन जेड स्क्वायर रखना है, जहाँ जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्सी माइनस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होगा। ओके, तो ये फॉर्म याद करना बहुत जरूरी है। बस आपको याद करना है, नीचे जेड का स्क्वायर होगा, ऊपर आर है। ठीक है, VRMS स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर अपॉन जेड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट इसी फॉर्म में आपके क्वेश्चन बनेंगे नीट में, मैं 10 बार बोल चुका। दिन नीट 2012 का क्वेश्चन है, क्या है, इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट आर I बराबर हाफ 1/√2 साइन 100 पाई टी एम्पियर है, E बराबर 1/√2 साइन 100 पाई टी प्लस 1/3 वोल्ट है। तो ये करंट की वैल्यू दिया है, EMF की वैल्यू दे दिया है। ठीक, AC में। ठीक, द एवरेज पावर इन वाट कंज्यूम इन द सर्किट इज, तो हमसे एवरेज पावर की वैल्यू पूछा है। ठीक, एवरेज पावर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव, पर हमको क्या है I0 के पावर फॉर्म में दिया है इसमें वैल्यू, तो I0 वाला रखेंगे, तो पी एवरेज क्या होगा, हाफ V0 इंटू I0 इंटू कॉस फाइव। कॉस फाइव यहाँ पे क्या है, इनके बीच का फेज देखिए, करंट और पोटेंशियल के बीच फेज कितना है, π/3 का फेज है, इसलिए क्या रखेंगे, cos 60 रखेंगे। ओके, क्योंकि इनके बीच का फेज कितना दिखा रहा है, π/3 दिखा रहा है, यानी कितना 60 डिग्री दिखा रहा है। ठीक, तो यहाँ cos 60 रखेंगे। ठीक, अब बस वैल्यू रखिए, तो देखिए I0 की वैल्यू कितना है, V0 की वैल्यू कितना है, 1/√2 है, I0 की वैल्यू कितना है, 1/√2 है, और cos 5 यानी cos 60 वैल्यू कितनी है, 1/2। ओके, एक बार फिर देख लीजिए, हाफ V0 वैल्यू कितना है, 1/√2 है, I0 की वैल्यू कितना है, 1/√2 है यहाँ भी। ठीक, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक, यहाँ देख लीजिए, ये दो हो गया, ये दोनों भी क्या हो गया, 2, तो 1/2 1/2 1/2 यानी 1/8। आंसर क्या हो गया, D। ओके, इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। ठीक, देखिए पावर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं पावर से। क्या एक स्मॉल सिंगल वोल्टेज V0 sin ओमेगा t इज अप्लाइज अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, तो क्या है, केवल आइडियल कैपेसिटर लगाया गया है, जिसका इसमें क्या है, सिग्नल नहीं कि EMF की वैल्यू बता दी है, V0 sin ओमेगा t है। तो यहाँ क्या है, आइडियल कैपेसिटर है। तो पहला क्या बोल रहा है, करंट इज इन फेज ऑफ वोल्टेज, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, गलत है। जब भी करंट क्या होता है, लीड करता है कितना, π/2 फेज, जबकि प्योर कैपेसिटर है। ठीक, तो ये गलत है। करंट इज लीड बाई वोल्टेज 180 डिग्री, नहीं, करंट लीड तो करता है पर π/2 फेज। ओके, तो ये भी गलत है। करंट इज लैग, करंट लैग करे, गलत, करंट लैग बाई 90 डिग्री, नहीं, लीड बोलता तो करंट लीड करता है, कैपेसिटर तो लीड करेगा, तो ये भी गलत है। ओवर अ फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स, तो पूरे साइकिल में अभी आपने देखा कि जब प्योर कैपेसिटर लगा होता है या प्योर इंडक्टर लगा होता है, तो क्या होता है, जो एवरेज पावर होता है वो 0 आता है। ठीक, तो प्योर इंडक्टर है चाहे प्योर कैपेसिटर होता है, जो पावर कंज्यूम होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो यही बोल रहा है, फॉर ओवर अ फुल साइकिल कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, यानी कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है फॉर द वोल्टेज सोर्स। सही बात है, यही होगा, कोई पावर खर्च नहीं होता है, या चाहे इंडक्टर की बात करें चाहे कैपेसिटर, दोनों में यदि प्योर लगा है तो प्योर। देखिए 2017 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक रेजिस्टेंस R ड्रॉन अ पावर P व्हेन कनेक्ट टू AC सोर्स
इफ इंडक्टर इज नाउ प्लेस इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। क्या बोला है पहले, इफ रेजिस्टेंस आर ड्रॉन पावर पी व्हेन कनेक्टेड इन एसी सोर्स। जब क्या केवल रेजिस्टेंस आर लगाया गया है तो क्या है, पावर क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो जब रेजिस्टेंस आर था तो पावर क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक, पी खर्च हो रहा है पावर। इफ इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस सीरीज विथ रेजिस्टेंस, जब क्या इंडक्टर भी लगा दिए रेजिस्टेंस के साथ, ठीक, नाउ प्लेस इन रेजिस्टेंस सच दैट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम जेड। तो इसका इम्पीडेंस बता रहा है जेड है, इसका इम्पीडेंस जेड ही बता रहा है, ठीक, यानी जो इसका रेजिस्टेंस है जेड बता रहा है। जब पावर डाउन विल बी, तो पावर कितना डाउन होगा इसमें ये पूछ रहा है, ठीक, जब दोनों लगा दिए। ओके, तो देखिए जब प्योर रेजिस्टेंस है तो इसके लिए पावर हम क्या लिख सकते हैं, पावर पी एवरेज का लिख सकते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिख सकते हैं। कॉस फाई की वैल्यू जीरो होती है जब प्योर रेजिस्टेंस लगा है, तो पावर एवरेज का लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये एवरेज पावर यहाँ पे क्या बोला है इसके लिए, जब क्या प्योर रेजिस्टेंस है इसको बोला है पी, तो पी बोला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ठीक, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जब प्योर रेजिस्टेंस है तो वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्या केवल रेजिस्टेंस ही है तो कोई दिक्कत है नहीं। इसको ये भी लिख सकते हैं वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। ओके, अब बात करते हैं जब क्या है दोनों लगा दिए, जब ये भी लगा दिए ये भी लगा दिए, तो नेट पावर क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, कॉस फाई बराबर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। बस यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमारा एवरेज पावर क्या आता था, आपको मैंने याद करा 10 बार, क्या याद करा है, वी आर एस बराबर क्या होता है, आर बाई जेड स्क्वायर। याद करना है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन तभी लगेंगे बहुत जल्दी जल्दी। तो एवरेज पावर आएंगे क्या होगा, वी आर एस स्क्वायर प्लस इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। एवरेज पावर क्या होगा, वी आर एस स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर आएगा, ठीक। अब बस पर लिखिए हमको क्या किसकी वैल्यू दी है, वी आर एस स्क्वायर बाई आर की वैल्यू दी है, तो हमको वी आर एस स्क्वायर बाई आर की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है, पी वैल्यू किसकी दी है, पी, वी आर एस स्क्वायर बाई आर की वैल्यू दी है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई और इंटू कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो है हमारा इसमें क्या किया, आर से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिए। अब देखिए इतनी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, ये देखिए ये वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया नीचे जेड स्क्वायर, तो पी एवरेज क्या आएगा, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, देखिए इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, इतने को पी, ये हो गया आर स्क्वायर, ऊपर हो गया आर स्क्वायर, नीचे क्या हो गया जेड स्क्वायर, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर। तो ये ऐसे इतना इजी क्वेश्चन हो गया, यदि ये फॉर्म आपको नहीं याद होता तो बहुत मुश्किल हो सकता था याद करने में। ओके, तो ये फॉर्म आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 का क्वेश्चन है, क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया किसकी, रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का दिया है, कितना 80 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का कितना दिया है 80 वोल्ट, कैपेसिटर 40 वोल्ट और जो इंडक्टर इसका कितना दिया है 100 वोल्ट। ओके, तीनों की वैल्यू दे दिया है एक्सपेक्टली इन एलसीआर सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो पावर फैक्टर क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या होता है, पावर फैक्टर कॉस फाइव बराबर क्या होता है, आर बाई जेड होता है। तो यहाँ पे हमको जेड की वैल्यू चाहिए, तो पहले जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड निकालना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, पोटेंशियल फॉर्म में दिया है, इसलिए हम पोटेंशियल फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। तो वी आर बाई वी जेड भी कर सकते हैं, ठीक, वी आर बाई वी जेड, क्योंकि क्या दिया पोटेंशियल के फॉर्म में दिया, इसलिए पोटेंशियल फॉर्म में कर देंगे, ठीक। तो नेट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी है, ठीक, तो नेट भी क्या हो जाएगा, किस में होता है, एक्सी माइनस एक्सएल। नेट भी क्या होता है, एक्सी माइनस एक्सएल, एक्सी ज़्यादा है इंडक्टर जाना है, इसलिए क्या एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो एक्सी कितना है 100 है और एक्सएल कितना है 40 है, ठीक। एक्सी 100 माइनस 40 का स्क्वायर प्लस क्या होगा आर का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना होगा 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो 60 और 80 कितना हो गया 100 हो गया, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर क्या हो गया 100, जेड की वैल्यू हो गई, यानी सही पोटेंशियल नेट पोटेंशियल क्या हो गया 100, नेट पोटेंशियल क्या हो गया 100, ठीक। अब बात करते हैं कॉस फाइव बराबर, तो कॉस फाइव बराबर आर बाई जेड भी लिख सकते हैं या वी आर बाई वी जेड भी लिख सकते हैं, ठीक। वी आर की वैल्यू अभी हमने वी जेड की वैल्यू कितनी निकली 100, वी आर की वैल्यू कितनी है 80 है वी आर की वैल्यू, ठीक। तो क्या हो जाएगा 80 बाई 100, 80 बाई 100 यानी क्या हो जाएगा 0.8। तो कॉस फैक्टर यानी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0.8, ऐसा क्या होगा डी। ओके, अब बात करते हैं रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस की बात करते हैं एलसीआर सर्किट में। ओके, तो रेजोनेंस कंडीशन कब होता था, जब क्या होता था एक्सी की वैल्यू मतलब एक्सएल की वैल्यू क्या होता है एक्सी के बराबर होती थी, या इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होता था। जब कैपेसिटर के पोटेंशियल इंडक्टर पोटेंशियल के बराबर होता था तो ये इसी कंडीशन को रेजोनेंस करते थे। आपको पहले उसी टाइम बता दिया था मैंने। तो वी एल बराबर वी सी हो जाएगा या एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो आपका रेजोनेंस कंडीशन बैठ जाएगा, ठीक। वी एल बराबर वी सी एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो रेजोनेंस कंडीशन बैठ जाएगा। तो आपका जो ये पूरा जो नेट होगा तो नेट सर्किट किसके तरह वर्क करने लगेगा, आपका नेट सर्किट का जो किसके तरह वर्क करेगा, केवल प्योर रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने लगेगा। तो प्योर रेजिस्टेंस जब लगाया तो उसकी जेड की वैल्यू नेट इंपीडेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी आर के बराबर हो जाएगी, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और नेट पोटेंशियल क्या होगा, जितना ईएमएफ लगाया उसके बराबर हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, ईएमएफ जितना हमने लगाया उसके बराबर, ठीक। नेट इंपीडेंस क्या हो जाएगा, जो है आर के बराबर, जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा नेट इंपीडेंस। अब बात करते हैं यदि जब केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा होता था, प्योर रेजिस्टेंस जब लगा होता है
तो उस टाइम क्या होता है, आई और भी सेम फेज में होते हैं। जब केवल प्योर रेजिस्टेंस होता था तो क्या होता था, आई और भी सेम फेज में होते थे, यानी cos फाई की वैल्यू क्या हो गई, ये इनके बीच क्या फेज डिफरेंस 0 हो गया, यानी cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ओके, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, तो क्या है, जब ये किसके तरफ वर्क करने लगा, प्योर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने लगा। रेजोनेंस कंडीशन में क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए किस की तरफ वर्क करने लगा, प्योर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने लगा, यानी कि बीच का एंगल क्या है, आई और भी के बीच एंगल 0 डिग्री, यानी क्या cos फाई की वैल्यू 1 होगी। ओके, अब बात करते हैं पावर। तो पावर की वैल्यू जो उसमें होता था प्योर रेजिस्टेंस में क्या होता है, एवरेज पावर, VRS इंटू IRS हो जाएगा एवरेज पावर। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज पावर को, VRS स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, या एवरेज पावर को लिख सकते हैं IRS स्क्वायर इंटू आर भी लिख सकते हैं। ओके, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रेजोनेंस कंडीशन में, जो रेजोनेंस कंडीशन उसमें करंट सबसे मैक्सिमम होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, करंट सबसे मैक्सिमम हमको मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसका करंट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल भी हमको मैक्सिमम मिलेगा, और पावर भी हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस कंडीशन में तीनों मैक्सिमम होते हैं, लेकिन जो इंपीडेंस है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, इन रेजोनेंस कंडीशन में करंट भी मैक्सिमम मिलेगा, पोटेंशियल भी मैक्सिमम मिलेगा, जो पावर है वो भी मैक्सिमम मिलेगा, बस क्या है ये जेड है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ओके, अब यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, प्योर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा है सर्किट। इसलिए क्या है, जब आई और भी सेम फेज में, इसलिए इनके बीच कॉस्ट नहीं, पावर बहुत कम खर्च होगा। भैया पावर कम खर्च है तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, मैक्सिमम पावर भी मिलेगा हमें। ओके, और आर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अरे तो अब बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। ठीक, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जब रेजोनेंस के कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होती है। ठीक, एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल, एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी हो सकता है। ठीक, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू सी, तो यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√LC थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, √LC थी, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/√C। यदि बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2π√LC। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/2π इंटू LC। फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/2π√LC। ओके, 1/2π√LC। ओके, फ्रीक्वेंसी होगी, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछा है, नीड टू नो 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर सच दैट करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज LCR सर्किट विथ C बराबर 10 माइक्रोफैराड एंड ओमेगा बराबर 100 1000 सेकेंड इनवर्स दिया है। ओके, तो हमसे क्या क्वेश्चन बोला है, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L की वैल्यू क्या होगी, विच करंट इज मैक्सिमम, करंट किस कंडीशन में मैक्सिमम हो सकता है, जब रेजोनेंस हो। ठीक, LCR सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होगा, जब रेजोनेंस वाला कंडीशन हो। ठीक, इन LCR सर्किट करंट इज मैक्सिमम, यानी क्या बोल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, यहाँ C की वैल्यू इसमें दे दिया 10 माइक्रोफैराड, ओमेगा की वैल्यू कितना दी है, 1000 सेकेंड इनवर्स दिया है। ठीक, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको दिया है, इसलिए क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/√LC होती है। ठीक, यहाँ पे इसको यहाँ स्क्वायर कर सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो सकता है, 1/LC। ठीक, यहाँ एल बराबर क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा इंटू सी, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। ठीक, यहाँ एल बराबर, अब जल्दी वैल्यू रखिए, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1000 है, तो 1000 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻6 लिख सकते हैं 1000 को। ठीक, सी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ देख सकते हैं, सी की वैल्यू 10 माइक्रोफैराड है। ठीक, तो 10 इंटू 10⁻6 लिखेंगे, 10 माइक्रोफैराड है। ठीक, ये -6 और ये कट गया, यानी कि एल की वैल्यू कितना है, 1/10। पर आंसर यहाँ पे 1/10 में नहीं दिया, मिलियन दिया है, मिलियन दिया यानी 1000 से ऊपर इंटू करके 1000 डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, डिवाइड या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 1000 से इंटू करके 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ 10 से एक 10 कट गया, यानी कितना आ जाएगा आपका, 100 मिली हेनरी। ठीक, तो इंडक्टर की वैल्यू कितना है, 100 मिली हेनरी। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ओके, इजी है। अब बात करते हैं चोक कॉयल। चोक कॉयल क्या है, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में चोक लगा होता है, चोक कॉयल एक लगा होता है ट्यूबलाइट में, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जिसके घर पे होगा। तो क्या होता है, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको क्या होता है, बहुत कम करंट पे वो काम करते हैं, या उनको ज़्यादा करंट दे दें तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे डिवाइस जैसे हमारे ट्यूबलाइट है, वो बहुत कम करंट पे काम करता है। ठीक, उसको बहुत कम करंट चाहिए। ठीक, तो क्या है, फॉर सम इलेक्ट्रिक डिवाइस वर्क एट लो करंट सो वी नीड टू रिड्यूस द सप्लाई करंट फॉर सच डिवाइस। तो ये बोला है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं जो वर्क करते हैं लो करंट पे। ठीक, सो नीड है, इसलिए हमें ज़रूरत है रिड्यूस करना करंट के सप्लाई को, करंट के सप्लाई को हम रिड्यूस करें। ठीक, तो करंट के सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दें। ठीक, थ्रू रिड्यूस करें वी कैन सप्लाई यूज अ रेजिस्टेंस, तो हम तो करंट की वैल्यू को कम करने के लिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें। ठीक, जितना रेजिस्टेंस दे देंगे तो करंट की वैल्यू ऑलरेडी कम हो जाएगी। ठीक, पर इससे एक प्रॉब्लम है, यदि आप रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा दोगे तो एक प्रॉब्लम है, ये मोर रेजिस्टेंस मोर पावर कंज्यूम, जितना रेजिस्टेंस लगेगा उतना ज़्यादा वो पावर खाएगा। ठीक, उतना ज़्यादा हमारे पावर ज़्यादा सप्लाई होगा। तो हमारे ये के लिए हम थोड़ी ना ट्यूबलाइट बनाए, ट्यूबलाइट हमने इसलिए बनाया था कि कम बिजली में हमें अच्छा लाइट मिल सके, इसलिए ट्यूबलाइट बनाया गया था।
ओके, तो ये मजे का पावर ही खाएगा तो क्या मतलब ट्यूबलाइट बनाने का, ठीक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चोक कॉइल का यूज करते हैं। चोक कॉइल क्या है, सीरीज एल आर सर्किट। तो चोक कॉइल किसका मिलकर बना होता है, एल और आर सर्किट का मिलकर बना होता है। चोक कॉइल जो होता है क्या होता है, एल और आर सर्किट का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। इसमें एल की वैल्यू हम बहुत ज़्यादा रखते हैं, यानी इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखते हैं, आर की वैल्यू कम रखते हैं, ठीक। तो इंडक्टर एकदम ऐसा सर्किट होगा तो अपन ने देखा होगा पावर की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक। इंडक्टर की पावर के कारण तो पावर एकदम ही खत्म हो जाता है, रेजिस्टेंस के कारण बहुत कम पावर आएगा, ओके। और ऑलरेडी हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखते हैं, इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, ठीक। तो जिससे क्या होता है, पावर की वैल्यू बहुत ही कम होती खर्च होती है, ठीक। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, चोक कॉइल का, ठीक। तो हमेशा क्या करते हैं, एल की वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं, यानी इंडक्टर की वैल्यू को ज़्यादा रखते हैं, आर की वैल्यू को स्मॉल लगाते हैं सीरीज में, ओके। यही है चोक कॉइल। अब बात करते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो अभी तक हमने जितना ही पढ़ा उसमें क्या था, आर सी आर था, सभी में आर के साथ सी होता था। देखिए अब हमने पढ़ लगाया है एल और सी को लगाया के कॉम्बिनेशन बनाया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छा डिवाइस है, जब एल और सी को लगाएंगे तो बहुत गजब का होगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता रहेगा। और क्या होगा, कभी पावर खर्च ही नहीं होगा। जब एल और सी को लगा देंगे सीरीज में तो पावर कभी खर्च ही नहीं होगा। जो पावर इलेक्ट्रिक का था वो मैग्नेटिक को चला जाएगा, मैग्नेटिक का पावर इलेक्ट्रिक में चला जाएगा। देखिए कैसे, देखिए क्या है, ये कोई कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना। तो कैपेसिटर ने सभी चार्ज को स्टोर कर लिया। अब ये क्या हुआ, ये क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका चार्ज खाने लगा, ठीक। इंडक्टर क्या हुआ, चार्ज खाने लगा, ओके। तो यहाँ आप देखिए क्या है, केवल किसके कारण, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो है कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो क्या होगा, Q²/2C है। तो यहाँ पे केवल क्या है, इलेक्ट्रिक के कारण है एनर्जी, ठीक। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे खाने लगा तो इसके पास भी एनर्जी आ गया। यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का एनर्जी होगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाएगा, Q²/2C, ठीक। और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ Li² हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो, धीरे धीरे क्या हो, इसका पूरा खा गया, पूरा जितना चार्ज था स्टोर था सभी खा गया ये, ठीक। तो सभी जितने चार्ज थे क्या होगा, मैग्नेटिक के फॉर्म में स्टोर हो गए। तो मैग्नेटिक के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ Li² हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक वाला जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ओके। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इंडक्टर होता है क्या करता है, हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। आपने लेंज लॉ पढ़ा होगा, लेंज लॉ में क्या होता है कि इंडक्टर क्या होता है, घटने वाले करंट को घटाता है, सॉरी घटने वाले करंट को बढ़ाता है, बढ़ने वाले करंट को घटाता है, ठीक। हमेशा अपोज करता है, जिसका वो प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है, ठीक। ऑलरेडी मैंने ये सब बताया था आपको। अब देखिए ये देखिएगा, जब इसके पास एनर्जी खत्म हो गई, जब ये देखिएगा इसके पास एनर्जी खत्म हो गई, अब ये उल्टा काम करने का। अभी ये क्या करेगा, अब यहाँ से अब अपने अगर चार्ज को इसको देगा, ठीक। अब ये इसको सप्लाई करेगा, जब क्या घटने वाले करंट को ये बढ़ाता है, बढ़ने वाले करंट को घटाता है। यही होता है इंडक्टर का काम, ठीक। तो ये क्या, अब ये घट गया यहाँ से करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट अब देने लगेगा, अब इसको चार्ज करने लगेगा, ठीक। इंडक्टर क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, इसको फिर और चार्ज कर देगा, ठीक। और धीरे धीरे ये चार्ज करेगा, फिर एक कंडीशन आ जाएगा, अपना पूरा चार्ज इसको दे देगा, फिर इसकी चार्ज खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर घटेगा, फिर से ये लेगा चार्ज, फिर घटाएगा, फिर बढ़ाएगा। मतलब ना इसको घटने दे रहा है ना इसको बढ़ने दे रहा है। इंडक्टर का यही काम है। ये क्या होगा, लगता है इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक का इलेक्ट्रिक में चेंज होता रहेगा, इन्हें पावर खत्म ही नहीं होगा, ठीक। जो इसकी एनर्जी थी इसकी एनर्जी में, इसकी एनर्जी इसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही है एनसीईआरटी क्या बोलता है, एनर्जी ऑक्सीलेट, एनर्जी का ऑक्सीलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर में एनर्जी क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो टोटल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जितना इलेक्ट्रिक वाला होगा एनर्जी उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बस यही है फालतू सा। इसे ये बहुत से डिवाइस में लगाते हैं इसको भी। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है, पोटेंशियल को बढ़ाना, ये वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना। तो ट्रांसफार्मर का यही मेन काम है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या वोल्टेज को घटाएगा, ठीक। जो आपके घर में आता है वो क्या होता है, वोल्टेज को घटा के भेजा जाता है, ठीक। और जो हमारे घर में कैसा होता है, स्टेप डाउन लगाते हैं, ठीक। क्योंकि क्या कि जो बाहर सप्लाई हो रहा है वोल्टेज उसका क्या करते हैं, घटा के हमारे घर में सभी घरों में भेजा जाता है वोल्टेज, ओके। और जहाँ से मेन सप्लाई हो रहा है वहाँ पे करंट, वहाँ पे क्या किया जाता है, वोल्टेज को बढ़ा के भेजा जाता है मेन सप्लाई में, ठीक। तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप डाउन, स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप का क्या काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक। स्टेप डाउन का काम क्या होता है, वोल्टेज को घटाना, ठीक। तो ये किस पे बेस है, बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस है, ठीक। इसमें हम कुछ करते नहीं है, इसमें क्या करते हैं, एक जगह कम कॉइल लगा देते हैं, एक जगह ज़्यादा कॉइल कर देते हैं, ठीक। ऐसे बनाया जाता है ट्रांसफार्मर को, आपने देखा भी होगा बहुत जगह, ठीक। एक जगह क्या होता है, कॉइल बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे कॉइल धीसा लगा देते हैं एक के ऊपर, ठीक। और एक साइड क्या करते हैं, कॉइल को कम लगा देते हैं, ठीक। देखिए जिधर कॉइल ज़्यादा हो उधर के पोटेंशियल को बढ़ा देता है, जिधर कॉइल कम हो उधर के पोटेंशियल को घटा देता है ट्रांसफार्मर, ठीक। ये यूज है इसका, ठीक। ये किस पे बेस है, पावर पे बेस है। पावर जो होता है, पावर क्या होता है, पी क्या होता है, V/I। ये क्या है, इधर का ये पोटेंशियल बढ़ाता है तो इधर के करंट को ये घटा देगा, ठीक। इधर साइड का ये पोटेंशियल बढ़ाता है तो इधर के करंट को घटाएगा, इधर के करंट को घटा रहा है तो इधर के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो ये उल्टा है,
तो देखिए पावर यदि बढ़ा, ये काम करता है क्या, पोटेंशियल बढ़ाना। तो यदि इधर के पोटेंशियल बढ़ा रहा है तो इधर के करंट को घटाएगा, ठीक। यदि इधर के पोटेंशियल घटा रहा है तो इधर के करंट को घटाएगा, ओके। मतलब सॉरी, इधर यदि पोटेंशियल को घटा रहा है तो इसके करंट को यहाँ पे बढ़ा देगा, क्योंकि क्या इन्वर्सली है दोनों, ये पावर पे ही बेस है, ठीक। तो क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। तो ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट। कैसे? इट कैन राइज या लोअर द वोल्टेज इन अ सर्किट बट करस्पॉन्डिंग डिक्रीज या इंक्रीजिंग करंट। ये क्या करता है, राइज करता है वोल्टेज को या लोअर करता है, वोल्टेज बढ़ाता है या घटाता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करता है, करंट को भी घटाता है या बढ़ाता है, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिधर का कॉइल ज़्यादा होगा, जिधर का नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा होंगे उधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक। तो नंबर ऑफ कॉइल क्या है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो जिधर का नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा उधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक। और जिधर का यदि नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा है, ठीक, उधर का करंट घटाएगा, ठीक। हमेशा क्या उल्टा करता है, करंट को बढ़ाता है तो पोटेंशियल को घटाता है, पोटेंशियल को बढ़ाता है तो करंट को घटाता है। तो नंबर ऑफ कॉइल क्या है, उसके पोटेंशियल प्रोपोर्शनल है, जबकि नंबर ऑफ कॉइल क्या है, उसके करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ कॉइल उसके पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ कॉइल उसके करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसका रेशियो लिखना होगा तो E2/E1 बराबर, यानी सेकेंडरी, E2 क्या है, सेकेंडरी अपन प्राइमरी, सेकेंडरी अपन प्राइमरी का पोटेंशियल देंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी का कॉइल अपन प्राइमरी का कॉइल, ठीक। तो सेकेंडरी अपन प्राइमरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अपन प्राइमरी का कॉइल हो जाएगा, ठीक, नंबर ऑफ कॉइल हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इसका उल्टा हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, प्राइमरी अपन सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक। करंट में उल्टा चलेगा यही, ठीक। करंट का क्या इन्वर्सली है नंबर ऑफ कॉइल, ओके। तो सिंपल सा बस ये याद कर लीजिए, हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इफिशियंसी क्या होता है ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या होता है, हमेशा याद कर लीजिए, इफिशियंसी किसी का भी हो क्या होता है, आउटपुट अपना इनपुट होता है, ठीक। तो क्या होगा, पावर आउटपुट अपना पावर इनपुट हो जाएगा इंटू 100। तो इफिशियंसी क्या होता है, पावर आउटपुट अपना पावर इनपुट इंटू 100 होता है। तो इफिशियंसी आपको लिखना होगा N बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2I2 अपन E1 I1 इंटू 100। तो इफिशियंसी लिखना होगा E2I2 अपन E1 I1 इंटू 100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है, आउटपुट क्या है, सेकेंडरी जो है हमको, देखिए ये प्राइमरी है, ठीक, ये क्या है प्राइमरी है, तो ये क्या है सेकेंडरी है, ठीक। ये प्राइमरी है तो हमको आउटपुट क्या मिला है, सेकेंडरी मिल रहा है, ठीक। E2I2 अपन E1 I1 हो जाएगा, ओके। तो हमें आउटपुट कौन दे रहा है, सेकेंडरी ना आउटपुट दे रहा है, हमको रिजल्टेंट यही दे रहा है, ठीक। तो नीट 197 क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, क्या है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज 500 टर्न। तो प्राइमरी वाइंडिंग कितना टर्न है, 500 टर्न है। वे सेकेंडरी वाइंडिंग कितना है, 5000 टर्न है, ठीक। तो प्राइमरी में कितना है, 500 टर्न है, सेकेंडरी कितना है, 5000 टर्न है, ओके। इफ द प्राइमरी कनेक्ट टू AC सप्लाईज ऑफ 20 वोल्ट, ठीक, एंड 50 हर्ट्ज। तो जो प्राइमरी वाला है कितना है, इसमें है 20 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज है, ठीक। तो सेकेंडरी विल हैव द आउटपुट ऑफ, तो सेकेंडरी का पोटेंशियल क्या है ये पूछा है, ठीक। सेकेंडरी का पोटेंशियल क्या है, सेकेंडरी में क्या आउटपुट है ये पूछा है, ओके। तो आपने बताया अभी हमने आपको कि जो पोटेंशियल का रेशियो होता है वही क्या होता है, उसके नंबर ऑफ टर्न के रेशियो के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो, E2/E1 बराबर क्या हो जाए, N2/N1, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, E2 की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल E1 की वैल्यू दिया है कितना है, 20 दिया है E1 की वैल्यू, ओके। तो E2/20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, N2 कितना है, सेकेंडरी की वैल्यू कितना टर्न है, 5000 अपन कितना हो जाएगा 500, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ये कट जाएंगे, ठीक, 2 0, यानी यहाँ पे हो जाए 10, यानी आपकी E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, ओके। तो E2 वैल्यू कितना हो जाएगा 200 वोल्ट, आंसर क्या होगा C। इजी क्वेश्चन है, ठीक। पर यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ये दोनों में 200 इसमें भी है, 200 इसमें भी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज है। तो यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर का काम है फ्रीक्वेंसी नहीं केवल पोटेंशियल को बढ़ाता है, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी वही होगी, ठीक। जो जितना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी उतनी ही होगी, कोई फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आएगी, ओके। देखिए क्या बोल रहा है, ए 220 वोल्ट इनपुट इज सप्लाई टू ट्रांसफार्मर। तो 200 वोल्ट इनपुट हमने क्या किया, सप्लाई किया है, E1 की वैल्यू दे दिया है, E1 की वैल्यू, ठीक। द आउटपुट सर्किट ऑफ 2 एम्पियर एंड 440 वोल्ट, आउटपुट सर्किट यानी कि E2 और I1 और I2 और E2 वैल्यू दे दिया है। तो I2 की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर है और E2 की वैल्यू कितना है 440 वोल्ट है, ओके। और V1 की वैल्यू दे दिया था, यानी कितना है 220 वोल्ट, ठीक। फिर क्या बोला, द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 80%, इफिशियंसी हमें दे दिया कितना 80%। द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो कितना करंट ड्रॉन होगा प्राइमरी, मतलब I1 की वैल्यू पूछा है, कितना करंट ड्रॉन होगा I1। तो आपको पता है इफिशियंसी क्या होता है, बहुत ईजी है। इफिशियंसी क्या होता है E2 इंटू I2 अपन E1 I1 होता है, ठीक। पावर ऊपर का अपन नीचे का पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट इंटू क्या होता है 100, पावर कितना है E2 की वैल्यू कितना है 4000 है, ठीक।
440 वोल्ट है और I2 कितना है 2 एम्पियर है। ठीक, E1 कितना है, E1 हमको कितना है 220 है, I2 की वैल्यू हमें निकालना है। ओके, और इफिशियंसी हमें कितना दिया 80%, यानी यहाँ पे 0.8 भी इसको लिख सकते हैं 80% को। ठीक, डिवाइड करके तो देखिए ये कट जाएगा इससे 2 बार में, 2 2 4 हो गया, इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4/0.8 I2 क्या हो जाएगा 4/0.8 यानी कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। आंसर कौन सा होगा ए। ओके, तो 2000 क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन क्या बोला है, द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लिमिटेड बिकॉज, तो ट्रांसफार्मर कोर को हम लेमिनेट क्यों करते हैं, इम्पॉसिबल, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ईडी करंट जनरेट होता है, ईडी करंट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, तो ईडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक, तो लॉस ड्यू टू ईडी करंट में बी मिनिमाइज, तो मिनिमाइज करने के लिए ईडी करंट के लिए हम ये करते हैं उसके ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेटेड। आंसर क्या होगा बी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग फॉर वीडियो।